शिक्षक हैं पहले से उनको उन्हीं की सीट पे समायोजन उनका हो जाए और सरकार जो है वो जो नई बहाली जो हुई थी टीआरई 1 में उन सीटों पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए अभ्यर्थी सत्र में एक तो अनुपूरक बजट आना था शिक्षा विभाग का और उसको लेकर के चर्चा होनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जिस दिन शिक्षा के ऊपर चर्चा होनी थी और हमको खुद ही बोलना था, उसमें 9 मिनट का वक्त हमको अलॉट हुआ था, लेकिन उस पर चर्चा ही लोग नहीं होने दिए। अगर वो चर्चा होती तो समझ लीजिए कि सारी पार्टियों की तरफ से शिक्षा को लेकर के, नियोजित शिक्षकों को लेकर के, विश्वविद्यालयों की जो समस्या है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत आती और कुछ बेटर होता। लेकिन वो सदन में चला नहीं। हमने इसके बावजूद शून्यकाल के दौरान मांग उठाई है। हमने ये मांग उठाई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से उनको उन्हीं की सीट पर समायोजन उनका हो जाए और सरकार जो है वो जो नई बहाली जो हुई थी टीआरई 1 में उन सीटों पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको रखा जाए। सरासर देखिए गलत नियम है। कोई सरकार ये नहीं कह सकता कि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक संगठन में नहीं जुड़िए। कोई आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आप छात्र संगठन में मत जुड़िए। मैं खुद ही छात्र संगठन में आया हूँ। आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने शिक्षक संगठन है, सारे राज्यों में शिक्षक संगठन है, इवन बिहार के अंदर माध्यमिक शिक्षक संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, गोप गुट का संगठन है। तो तमाम शिक्षक संगठन तो पहले से थे और शिक्षक संगठनों को सरकार ये क्यों सोच रही है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ साजिश करने के लिए शिक्षक संगठन बना हुआ है। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसमें शिक्षक संगठनों का जो रोल होता है कई बार पॉजिटिव होता है। संगठन उनको सुझाव देता है कि आप इस तरीके से कीजिए, इस तरीके की पॉलिसी बनाइए, क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं। कोई 2-3 आईएएस अधिकारी कमरे में बैठ करके कोई पॉलिसी नहीं बना सकता है। तो शिक्षक संगठनों का एक रोल है और जो शिक्षक है जिनकी नियुक्ति अभी हुई है उनके हित अधिकार को, उनके संवैधानिक अधिकारों को, जो नियमावली के माध्यम से उनको अधिकार मिले हुए उन अधिकारों की रक्षा के लिए अगर कोई कमेटी बनती है, कोई संगठन निर्माण होता है, पहले से संगठन है उसमें लोग जुड़ते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो लोकतांत्रिक अधिकार पे जो हनन है, ये जो फरमान आया है के पाठक जी का, ये सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है और इसका तो हम लोग विरोध करते हैं। आप शिक्षकों को ये नहीं कह सकते कि आप संगठन में मत जुड़िए और कोई जुड़ गया तो उसको आप नौकरी से निकाल देंगे। ये तो अद्भुत किस्म का फरमान है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा नहीं है। लगातार ऐसा ही कुछ क्यों आते हैं कि पाठक ऐसा हमेशा लेकर आ जाते हैं कुछ ना कुछ नियमावली, जिससे स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं, जो शिक्षक रहते हैं वही परेशान होते हैं। तो ये सब चीज़ का एंड कहाँ पर होगा? अब ये सब चीज़ का एंड कहाँ पे होगा? इस तरह के अधिकारी आएंगे, गलत फैसला लेंगे, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार अगर सुनेगी तो उस फैसला को विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमने मुद्दा उठाया है अभी कि भाई बिहार के अंदर ये जो आपने के पाठक के माध्यम से जो सर्कुलर जारी हुआ है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से बहाली होगी नाइट गार्ड की और उसको 11,000 दिया जाएगा, लेकिन सरकार की पूरी की नियमावली से बहाल जो हुए हैं नाइट गार्ड उनको 5,000 वेतन मिलेगा। तो ये इलॉजिकल तरीके का फरमान कैसे है? ये हमने मुद्दा उठाया, अभी तक इसका विधानसभा से हमको जवाब नहीं मिला। लिखित में शिक्षा विभाग में जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन पास है, लेकिन सत्र खत्म हो गया, लेकिन ये जवाब अभी तक हमको नहीं मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमने मांग की थी कि दोनों का इक्वल कीजिए और आउटसोर्सिंग कंपनी में क्या जरूरत है? जब देश भर में भाजपा का विरोध हम इसलिए भी कर रहे हैं, बाकी कारण तो है ही, लेकिन इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग और ठेका पट्टा की पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। और बिहार के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर अगर बिहार सरकार के नाक के नीचे ये के पाठक जो है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, आउटसोर्सिंग कंपनियों को रखेंगे, तो हमारा क्या एग्जाम्पल रह जाएगा? तो इसलिए हमने विरोध किया है। तो इस तरह का विरोध होगा। सरकार के संज्ञान में जब चीज़ आएंगी, जब चीज़ों का हम लोग जो बात कह रहे हैं उसका जब आउटकम दिखने लगेगा तो उसको वापस भी करना होगा। सर 10,000 नियोजित शिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं किया है, कहीं ना कहीं काउंसिलिंग में भी नहीं गए, तो उनके लिए क्या करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए? अब किस लिए नहीं गए ये बात है। 10,000 लोग अगर नहीं गए हैं तो ये भी संभव हो सकता है कि मुझे आइडिया नहीं है कि आंकड़ा कितना है और इसके पीछे का कारण क्या है। ये भी हो सकता है कि जो नियोजित शिक्षक थे उनका जो नई बहाली हुई उसमें जिला कहीं दूर चला गया है तो इसलिए ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे। ये भी हो सकता है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है जिसको मैंने देखा है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आपको पुराने स्कूल से जाकर के एनओसी क्लियरेंस लेकर आना पड़ेगा। तो क्लियरेंस लेकर ज्वाइनिंग उनका ज्वाइनिंग होगा। अगर खुद से ही नहीं किया हुआ है तो उनकी मर्जी हो सकता है कि वो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं, वो भी वहां भी राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो कोई खास फर्क उनके लिए नहीं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और यह प्रक्रिया इसी महीने की जा सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 22 नवंबर को इस फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। नई शिक्षक नियमावली को लेकर के अपडेट भी है। तो नई शिक्षक नियमावली का ये फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और इससे राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सीधा फायदा हासिल होगा। कैबिनेट की मुहर के बाद सक्षमता परीक्षा जो है वो ली जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा की तैयारी है। परीक्षा में पास होने के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। परीक्षा लेने का जिम्मा जो है वो बिहार बोर्ड को दिया गया है। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का स्केल बीपीएससी शिक्षकों के बराबर ही होगा। वरीयता, प्रोन्नति, स्थानांतरण का लाभ भी उन्हें हासिल होगा। तो बीपीएससी से चुने हुए नियोजित शिक्षक पर भी फैसला लिया जा सकता है। बीपीएससी कैडर में ज्वाइन नहीं करने पर भी राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है, यानी कि बिना सक्षमता परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही उन्हें ये राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि विशिष्ट शिक्षक पदनाम में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो शिक्षकों की पोस्टिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त। शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कई जिलों में रिक्तियों से ज्यादा पोस्टिंग की गई है। समस्तीपुर में एक ही स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग हो गई है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में रिक्तियों से 3,265 शिक्षक ज्यादा पोस्टेड हैं। बेगूसराय में रिक्तियों से 1,177 शिक्षक ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग के बाद ये गड़बड़ियां जो है वो सामने आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें एक ही स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है, एक ही जिले में 3,000 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाती है और अब गड़बड़ियां सामने आती हुई। वहीं न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जिसमें पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद अब एक्शन लेती हुई सरकार नजर आ रही है। के पाठक ने इस पर अब संज्ञान ले लिया है। के पाठक ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। एक साथ समस्तीपुर, सिवान और सारण के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। समस्तीपुर के डीओ मदन राय और डीपीओ से शोकॉज मांगा गया है। एक ही स्कूल में 41 शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। और अब हमारे साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, न्यूज 18 की खबर का असर ये, जहां पर एसीएस के पाठक की तरफ से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है जिनकी वजह से इस वक्त ये किरकिरी हो रही है।
बिल्कुल देखिए, सभी डीईओ और डीपीओ को आदेश दिया गया था कि स्कूलों में पोस्टिंग से पहले जो भी रिक्तियां हैं उसको विषयवार और स्कूल के आधार पर जो है शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिसके आधार पर रैंडमली पोस्टिंग की जाएगी। और रैंडमली प्रक्रिया के जरिए सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग शुरू भी हुई है और कुछ जिले में पोस्टिंग जो है बाकी रह गई है। लेकिन समस्तीपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर यूजीएमएस चप्पा उजियारपुर प्रखंड का स्कूल है, जहां एक ही स्कूल में 1 to 5 में 41 टीचर की पोस्टिंग कर दी गई। एक बड़ी लापरवाही थी और न्यूज 18 खबर चलाई जाने के बाद के पाठक ने सिवान के, सारण के और समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से सीधे शो कॉज कर दिया है और 4 घंटे के भीतर ये जवाब मांगा है। समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने रिक्तियों को जो है सही से मिलान नहीं किया और जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग को आंकड़ा नहीं दिया। ऐसे में मदन राय जो है कार्रवाई की जद में साफ तौर से आ गए हैं और जो डीपीओ समस्तीपुर है, तो शिक्षा विभाग ने अभी 4 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। के पाठक ने बतौर इस पर खुद जो है समीक्षा की है और अब जो है कहा है कि 4 घंटे में जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। सिवान के, सारण के और समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध। ये माना जाए कि वेतन स्थगित करने से लेकर निलंबन, ये सभी कार्रवाई की जद में ये अधिकारी इस वक्त हैं। बिल्कुल बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है, क्योंकि सवाल उठने लगा है जो सॉफ्टवेयर है और रैंडमली जो पोस्टिंग की बात है। के पाठक ने कहा था किसी प्रकार का आरोप नहीं लगे, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाए और पोस्टिंग कराया जाए। लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से विभाग के जो रवैये हैं उस पर सवाल उठा है, साख पर पट्टा लगा है। ऐसे में शाम तक बड़ी कार्रवाई का जो है इशारा किया गया है। अगर शो कॉज का जवाब नहीं मिलता है सही से तो अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होगी, निलंबन भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस जानकारी के लिए। तो समस्तीपुर, सिवान और सारण के अधिकारियों से शो कॉज इस वक्त और 4 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है एसीएस के पाठक की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और यह प्रक्रिया इसी महीने में की जा सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से 22 नवंबर को इस फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। नई शिक्षक नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट भी बनकर तैयार कर दिया गया है। इससे राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। कैबिनेट की मुहर के बाद सक्षमता परीक्षा होगी। तो जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा की तैयारी है और परीक्षा अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं देखिए आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको ये मैं नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि कल के डेट की नोटिस है। कल शाम को ये नोटिस आई हुई थी बिहार सरकार के मतलब जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है उनमें जो है सभी जिलाधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है कि सभी आप कार्य, जैसे कि यहाँ पे क्या है आगे देख सकते हैं, सभी विद्यालय में अध्यापकों का योगदान कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है कि आशा करते हैं कि सभी छठ के अवकाश के अलावा मतलब सभी लोग अपना काम करते हुए 21 नवंबर तक योगदान प्रक्रिया की पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में विभागीय मतलब ये जो है पत्र निर्गत किया जाता है। यानी आप मान के चलिए कि 21 नवंबर तक जितने भी लोगों की पोस्टिंग जहां भी करनी है, नियुक्ति जहां भी करनी है वो हो जाएगा और लोग ज्वाइन भी कर लेंगे फर्स्ट फेज में जितना भी होगा। तो यहां से सीटें निकल करके आ जाएंगी, उसको सेकंड फेज में सेकंड मेरिट लिस्ट भरी जाएगी। तो आपका 21 नवंबर तक इसको हर हाल में करना है और हर हाल में करने के साथ साथ आपको 22 नवंबर को जो है कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा कि जितना मतलब जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में सीट भरनी है और आगे आने वाले 2-3 दिन बाद आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो ही जाएगा। तो ये बात रही, मैंने आपको पूरा बता दिया कि 21 नवंबर तक अल्टीमेटम उनको दे दिया गया है कि पूरा प्रक्रिया कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड मेरिट लिस्ट देंगे। तो ये बात आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी तक के डाटा के हिसाब से, जो कि कल के डाटा के हिसाब तक का है, कि शिवहर में 19 सीटें अभी बची हुई हैं जो उतने लोगों को पोस्टिंग देने के बाद वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। उसी तरह से शेखपुरा में 101, वैशाली में 51, कटिहार में 62, कैमूर में 82, किशनगंज में 30 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है इतने लोगों की, क्योंकि उनमें जो है जैसे ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया पर वो किसी कारणवश नहीं आए हुए हैं, तो इसलिए उनका जो है इस तरह से सीटें बची हुई हैं हर जिले में और ये सीटें सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरी जाएंगी। अगला देखिएगा तो मुंगेर में हमारे पास 89, भोजपुर में 59, बेगूसराय में 220, खगड़िया में 102, पटना में 79 सीट और अरवल में 105 और लखीसराय में आपका 49 सीटें जो है ये बची हुई हैं अभी भी, और ये सारी सीटें जो है सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरी जाएंगी। उसके अलावा आप देखिए नवादा में 71, मधेपुरा में 112, गोपालगंज में 61, जहानाबाद में 25, पश्चिम चंपारण में 168, जमुई में 75, सुपौल में 119 और इसी तरह से करते हुए आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में 314, सीतामढ़ी में 38, औरंगाबाद में 188, नालंदा में 59 और दरभंगा में 464, गया में 254, पूर्णिया में 227 और सारंग में 62। इसी तरह से करते हुए सीवान में आपका जो है 24, समस्तीपुर में 384, 128 सीट अगरिया में और रोहतास में 32, कुल मिला के 3853 सीट ऐसा अभी आ चुका है जिसने पोस्टिंग दे दिया गया है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उसमें से इसमें से ज़्यादातर सीटें जो है नियोजित शिक्षक वाले हैं। अनियोजित शिक्षक वाले का और भी सीटें मिलने का आसार है, क्योंकि देखिए नियोजित शिक्षक को पहले ये कहा गया था कि पहले आप त्यागपत्र देंगे उसके बाद आपको नियुक्ति मिलेगी, तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक त्यागपत्र नहीं देने वाले हैं क्योंकि उनसे उनका पे स्केल भी कम हो जा रहा है। दूसरी बात यह है कि त्यागपत्र देने के बाद गारंटी नहीं है कि इधर नौकरी मिल जाए, क्योंकि प्रमाण पत्र में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो नौकरी चली जाएगी और उसके साथ साथ जो आप त्यागपत्र दे दिए तो वो भी चली जाएगी। तो इससे अच्छा दोनों जाने से अच्छा है कि हम नियोजित शिक्षक पर कार्यरत हैं तो वो रहेंगे। और नियोजित शिक्षकों के लिए
जो है अब उनको परमानेंट करने के लिए और राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक जो है परीक्षा होगी, जो कि 10 दिसंबर के आसपास परीक्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। 10 दिसंबर के आसपास वो परीक्षा ले ली जाएगी और नियोजित शिक्षक को परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप वो पूरा न्यूज़ देख लिए होंगे नियोजित शिक्षक वाला, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि 10 दिसंबर के आसपास आपकी परीक्षा ली जाएगी। नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। उसके लिए आपको एक मतलब जो है एक आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे आपको अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। पे स्केल बिल्कुल बीपीएससी के बराबर का ही, जो कि जो ये टीचर जा रहे हैं उनके बराबर का ही आपको दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं वो बने रहें अपने पद पर और नए छात्रों को इसमें आने का मौका दें। आपको तो वैसे भी एक ना एक दिन आपको नियोजित शिक्षक के तौर पर वहाँ पे राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा इस साल। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि मैंने आपको दे दिया है। अब मैं आपको कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ, जो कि नए जो लोग बनेंगे उससे बात बताता हूँ। देखिए, हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको जहाँ पर था देखिए कट ऑफ की बात के क्या लेकर के कि देखिए जो कट ऑफ है वो कट ऑफ अब बहुत ही कम जाने वाला। आप लोग सोचेंगे कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा और क्या होता है। देखिए ये जो 67 नंबर जनरल का कट ऑफ बना है उसके नीचे आप देख सकते होंगे, अगर आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 22 सितंबर 1986, यानी जो 1986 मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब जो ज़्यादा उम्र का बच्चा होगा उसको पहले नौकरी मिलती है, फिर उससे कम उम्र वाले को, फिर उससे कम उम्र वाले को, फिर उससे कम उम्र, भले एक ही दिन का बड़ा होगा अगर वो आपसे, तो पहले उसको नौकरी मिलेगी उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो इसी हिसाब से कट ऑफ के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी डिसाइड करना पड़ता है कि किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी आपकी उम्र से भी इसमें मैटर रखता है कट ऑफ। मान लीजिए आप 67 नंबर आप भी पाए, 67 नंबर कोई और भी पाया, लेकिन उसका उम्र ज़्यादा है तो उसको नौकरी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो आपको नौकरी मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, अगर नंबर दोनों का सेम है तब। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो एक ही डेट ऑफ बर्थ पर कई सारे स्टूडेंट्स उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले कोई 35 साल का भी होगा, तो कोई 25 साल का भी होगा, तो कोई 22 साल का भी होगा, कोई 28 साल का होगा, कोई 27 साल का होगा। तो जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज होगा पहले नौकरी उसको मिलेगी, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। तो इस तरह से करते 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 जो है वो आपके कट ऑफ, फिर उसके जब सारे उम्र के बच्चे उसमें खत्म हो जाएगा 67 वाले, तब 66 नंबर वाले पे जो सबसे ज़्यादा उम्रदार जो उम्र दराज होगा उसको मिलेगा, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उसके बाद फिर जब सब खत्म हो जाएंगे तो फिर 65 नंबर आ जाएगा, फिर 62 नंबर आएगा, 64 आएगा, 63 आएगा, 62 आएगा। इसी तरह करते करते आपका कट ऑफ नीचे किया जाता है। अब स्टूडेंट के कितनी सीटें हैं उसके हिसाब से कट ऑफ डाउन होती है, उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो आपको मान के चलिए कि तकरीबन मेरे हिसाब से 35 से 40 हज़ार सीट तो आपका निकल ही जाएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक जाने से नहीं रहे। दूसरी बात, जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट बाहर हो चुके हैं, 4000 सीटें आपके सामने दिखी गई हैं। उसके साथ ही साथ कितने लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो ये सारी सीटें जो बचेंगी वो जाहिर सी बात है सेकंड मेरिट लिस्ट से ही भरी जाएंगे। तो लगभग 35-40 हज़ार सीट तो आपके हाथ में आई जाएगी। उस हिसाब से अगर पकड़ के चले तो हम जनरल की कट ऑफ में कम से कम 5 से 7 नंबर गिरावट दे सकते हैं। यानी अगर आपका 62-63 नंबर भी है, अगर आपका 62 नंबर तक भी आ रहा है जनरल में, तो आप हमारे हिसाब से नौकरी पाने के योग्य है और उम्मीद इतना ये है कि आपको नौकरी मिल सकता है। तो ये आप लोग उम्मीद बना सकते हैं। उसी तरह से उर्दू में अगर आप 50 के आसपास में अगर आपका है तो आप नौकरी पा सकते हैं। बांग्ला में भी अगर बात करें तो हम इसमें 62 नंबर कट ऑफ गया था, तो आपका 57-58 नंबर होगा, तो आप नौकरी पाने के मतलब लाइन में है। अब ऐसा गारंटी नहीं कि हो जाएगा, बट आप लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा है। मतलब बाहर नहीं है फाइनली, लेकिन आप लाइन में लगे हुए हैं। उसी हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये सारा जो कट ऑफ आपको दिख रहा है, इसमें से 4-4, 5-5 नंबर आप डाउन कर लीजिएगा। उतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप एक तरह से लाइन में लगे हुए हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगा। मतलब आप एक तरह से उम्मीद अपना बना सकते हैं। बाकी लोग उम्मीद ना बना जिसका ज़्यादा कम हो, लेकिन जिसका 5 नंबर के राउंड फिगर में कम है वो उम्मीद बना सकता है। दूसरी बात मैं आपको अगर बता दूं तो ये जो 39 नंबर जहां लिखा गया, जैसे देखिए 39 नंबर से कम कट ऑफ नहीं जाएगा। इसको जाने के लिए बीपीएससी को अपना जो मिनिमम मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है उसको घटाना पड़ेगा। अब ये बीपीएससी घटाता है कि नहीं घटाता, ये वो उसके ऊपर है। लेकिन अभी तक जो है 39 नंबर से कम आपको कट ऑफ कहीं देखने को नहीं मिला है और ना ही आगे मिलेगा, जब तक वो अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की कैटेगरी को नीचे नहीं कर देंगे। उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 9, 10, 11, 12 में, तो 9, 10 में अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें चलती हैं और यहाँ पर भी कट ऑफ वही रहेगा। जैसे मान लीजिए 50 है तो 5 नंबर आप कम कर लीजिए, 6 नंबर तक आप 9, 10 में थोड़ा ज़्यादा कम करेंगे तब भी चल जाएगा। अगर 6-7 नंबर भी कम होगा तो भी आपका चल जाएगा 9, 10 में। और 11, 12 में तो आपका भी 7-8 नंबर तक कम रहेगा तब भी चल सकता है, क्योंकि इसमें सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई है। 9, 10 और 11, 12 में सीटें बहुत ज़्यादा बची हुई हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमरी जो है 1 to 5 लेवल में। तो इसमें 6-7 नंबर तक भी अगर आपका कम रहेगा तो आपका नौकरी मिलने का उम्मीद बना हुआ है। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहेंगे वीडियो को, हम पूरा डाटा आपको समझाते रहेंगे और अच्छे से अच्छा खबर आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने सेकंड लिस्ट आई मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दिया, आप उसे क्लिक करेंगे तो इसका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में आप खुलेगा, उसके नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है, इसमें एप्लीकेशन अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड ऑप्शन पर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद करने के बाद आगे बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर डिटेल नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड दिया है जो ऑप्शन पर देगा आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ये अपना जीमेल आईडी कोड चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको डिटेल सही होगा तो सबमिट करके आगे बढ़ाइएगा। तो आप जो है जब इसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज खुलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। फिर
आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ फिल कर लेना। जैसे ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिट का पासवर्ड कर लेना, डालना और नहीं पासवर्ड कर लेना। फिर यहाँ से आपको लॉग करके आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पर डिजिट आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया। फिर यहाँ अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं पहले आपको लिंक करना है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देगा आपका मान लीजिए अपना। फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन सा बैंक खाता है। फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ जाएगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी तरीके से। फिर आप सेल्फी करके आपको स्क्रीन करके आएगा। स्क्रीन करके आपको जैसे आइकन पर यहाँ पर सेल्फी दीजिएगा, वो स्क्रीन पर यहाँ करके आप इस तरह से अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो जब आपने जहाँ पर सेंटर वहाँ पर जाके अपना अपलोड कर दीजिएगा, अपना सेंटर करके आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से आपको कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आप जीरो कर दीजिएगा। फिर यहाँ से जो भी आप करते हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर मेल सुनिएगा, यहाँ पर मेल जो मिलेगा, यहाँ पर मंथली आप चाहिए क्वार्टरली चाहिए आप सुनिए। फिर आप अकाउंट इस तरीके से आप लिखिएगा कंफर्म, वो प्रक्रिया कंफर्म करके आधार नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आप अकाउंट खुल जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह से आप